अगर पत्नी ने दहेज का झूठा केस कराया तो ना तो उसको क्रूरता माना जाएगा, ना उसके खिलाफ कोई क्रॉस केस होगा। ऐसा एक कोर्ट का डिसीजन आया है, अभी का है 2024 का। इसके अंदर कोर्ट ने यही बताया कि अगर पत्नी दहेज का झूठा केस भी करवा देती है तो उसको क्रूरता नहीं माना जाएगा। उस बेस पे पति डिवोर्स का केस नहीं डाल सकता है और ना पत्नी पे कोई क्रॉस केस कर सकता है। कल को कोई मानहानि लगा दो, 182 लगा दो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी जजमेंट के अंदर बताया गया है। और आप यकीन मानना, ये जो जजमेंट है आपके केस से 95% मेल खाती मिलेगी। अगर आपके ऊपर भी दहेज का झूठा केस हुआ है तो एक एक चीज आपको यह लगेगा कि मेरे लिए ही लिखी गई है। मैं सारी जजमेंट आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, और जिसको अपना पर्सनली पढ़ना है इस केस टाइटल को सर्च कर लेना और अपना पढ़ लेना। देखो भाई, एक एक चीज पे गौर से ध्यान देना, आपको लगेगा ये आपका ही केस है और ये लव मैरिज का केस है। देखो, पति अपील पर, ये जो केस है ये पति ने लगाया है, ठीक है, ये हाई कोर्ट का है। चुनौती उनकी बर्खास्तगी की है, ये जो मूल याचिका है, चलो ये तो आप पढ़ लोगे, मैं यहां से स्टार्ट करवाता हूं। पार्टियों की जो शादी थी वो 13 अक्टूबर 1993 को हुआ था। दोनों पार्टियों की लव मैरिज थी, रीति रिवाज से हुआ था अनुसार। हालांकि पति पहले हिंदू था, लेकिन भाई लव मैरिज का केस था तो उसने क्या किया, उसने अपना ईसाई धर्म कर लिया, क्योंकि लड़की जो थी वो ईसाई थी। अब प्यार में तो आपको पता ही ये चीज हो जाती है। हो गया, 2 साल तक शांति से रहे, बिल्कुल। 14 अक्टूबर 1994 को उनकी शादी से एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन बच्चे की डिलीवरी के बारे में उन्हें कोई सूचित नहीं किया गया, यानी कि पति को कोई सूचना नहीं दी कि आप पापा बन चुके हो। पति के अनुसार जन्म के बाद उनके साथ आने से इनकार कर दिया। ठीक है भाई, बच्चे के जन्म के बाद भाई मैं बोली मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपने मायके में रहूंगी। उनके परिवार के सदस्यों ने उन पर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का दबाव बनाया, और जैसे ही वो फिर गया बच्चा, वह अपने ससुराल गया, अपनी पत्नी को घर बुलाया। हालांकि उसने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने उस पर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का दबाव डाला। पति ने अलग घर बसाने के इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने परिवार के बुजुर्ग माता पिता का एक बड़ा बेटा था। यानी कि वही चीज जो नॉर्मली होती है कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, पर इस कंडीशन पे कि तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहोगे। और लड़की के परिवार वालों ने भी यही कहा कि अगर तुम तेरे माँ बाप को छोड़ देते हो, अलग घर बसा लो, अलग किराए पे रह लो, तो हमारी बच्ची तुम्हारे साथ भेज देंगे, अदरवाइज नहीं। पर वही भाई, अब बेटा तो मजबूर है। लड़कों पे जब बात आती है ना, तो लड़के वहां पे आके मजबूर हो जाते हैं कि एक तरफ तो माँ बाप है, एक तरफ भाई अपनी वाइफ है। अब छोड़े तो छोड़े किसको, ना माँ बाप को छोड़ सकते। माँ बाप को छोड़ दिया तो समाज ताना मारेगा, भाई एक लुगाई के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। और अगर पत्नी को छोड़ दिया तो भी समाज ताना मारेगा कि पहले तो ब्याह ले आया, अब इससे संभली नहीं तो इसको छोड़ दिया। तो लड़का यहाँ आके मर जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है भाई, अब माँ बाप को छोड़े या उसको छोड़े सब। फिर इस बीच पत्नी ने शिकायत दर्ज करवा दी महिला पुलिस स्टेशन में कांजीपुरम में। पूछताछ के बाद उन दोनों के बीच में आपसे समझौता हो गया। चूंकि उनकी पत्नी बार बार उन पर अपने रहने के लिए अलग घर बनाने का दबाव डालती थी, इसलिए उसके बीच में मतभेद पैदा हो गया। यानी कि थाने वाले ने कोशिश की कि तुम्हारा दोबारा घर बस जाए, पर फिर बात वही आ गई कि भाई अलग रह ले, अलग रह ले, अलग रह ले। अब अलग रहने की बात आई तो पति के अंदर वही गुस्सा। ये केस बहुत आते हैं, बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि सर ये बताने की क्यों कह रही है तेरे माँ बाप को छोड़ दे। अरे बोला छोड़ दिया तो फिर हो क्या जाएगा, मैं साथ ही तो रह रहा हूं। ठीक है, तो वो चीज फिर पति के फिर आपस में फिर मतभेद हो गया। फिर उसके बाद में उसने मेंटेनेंस का केस लगा दिया, वो सारी चीजें चलती रही। पति के अनुसार उपरोक्त के कारण प्रतिवादी के क्रूर कर्तव्य से उसने अपनी मानसिक स्थिति खो दी। वही चीज जो हर इंसान के साथ में होती है, जब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लग जाते हैं तो काम धंधा सब ठप, दिमाग भंड। वही चीज इनके साथ हुई है। मैंने आपको कहा था 95% ये केस आपके केस से मैच होता मिलेगा। अगर आपके ऊपर दहेज का झूठा केस है तो अपना काम जारी रखने के लिए नतीजन दोनों अलग अलग रहने लग गए, और इसलिए उन्होंने तलाक के लिए याचिका दायर कर दी पति ने। अब और करे क्या, बंदा सुसाइड करे या क्या करे, तो पति ने तलाक के लिए लगा दी। भाई मेरा तो काम धंधा ठप है, इस मेंटल टॉर्चर में घर वालों की सुनूं, तेरी सुनूं, काम पे ध्यान नहीं, कुछ और नहीं। प्रतिवादी मतलब जिसके खिलाफ में वो है पत्नी, क्योंकि ये केस जो था पति ने लगाया था। पत्नी द्वारा तलाक की याचिका का विरोध किया गया। बोली मैं ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, वही वाली चीज आ गई। यह तर्क देते हुए कि उसने अपने बच्चे के जन्म के बारे में, अब जो पति ने तलाक के केस के लिए जो तलाक के केस में जो ग्राउंड लगाए थे उसका जवाब दिया है, तो पति ने तलाक में लगाया कि इसने मेरे बच्चे के जन्म के बारे में नहीं बताया। पत्नी ने जवाब दिया कि जन्म के बारे में मैंने उसकी बहन को, पति को सूचित किया था, वे बताया था कि तुम पापा बन चुके लड़के को। उसने इस आरोप से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता हिंदू धर्म में ईसाई धर्म में परिवर्तन उसकी मजबूरी के तहत था। दूसरा आरोप यह था कि मैंने लव मैरिज करने के लिए मैंने इसके कहने पर मैंने धर्म परिवर्तन किया और अब ये मेरे साथ भी नहीं रह रही है। तो याचिका जो थी पत्नी, उसने इस चीज के लिए मना कर दिया कि अपने शौक से हुआ है, मेरे कहने से नहीं हुआ, मेरी मजबूरी से नहीं हुआ है। शादी के बाद याचिकाकर्ता और प्रतिवादी में कैंप रोड ताबरन में अपना वैवाहिक घर बसाया और दोनों खुशी खुशी साथ रहे थे। 2 महीने के बाद याचिकाकर्ता ने माता पिता ने उनके प्रेम विवाह को स्वीकार कर लिया और उनकी सहमति पर सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हुए एक रिसेप्शन का आयोजन भी किया था। स्वागत समारोह के समय प्रतिवादी पत्नी के
माता पिता ने 7 संपूर्ण आभूषण और कुछ घरेलू सामान उपहार में दिए थे। यानी कि पत्नी का कहना कि सारी फैमिली राजी थी हमारी लव मैरिज से, हमारे घर वालों ने गिफ्ट भी दिए, तुम्हारे घर वालों ने रिसेप्शन भी किया था। संपत्ति और फिर चितलापकम में याचिकाकर्ता के घर में रहते थे। प्रतिवादी की माता पिता ने भी बच्चे का स्वागत समारोह मनाया, यानी कि जो बच्चा हुआ था नाना नानी ने अच्छा धूमधाम से उसका प्रोग्राम किया था। उसके बाद प्रतिवादी को प्रसव के लिए उसके माता पिता के घर ले जाया गया। बच्चे के जन्म के बाद याचिकाकर्ता उस पर प्यार और स्नेह बरसाया। यानी कि पत्नी का कहना है कि हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है भाई, बच्चा भी वहां भी गया है, तुम लोगों ने प्यार दिया, मेरे माँ बाप ने प्यार दिया कि हर तरफ से हमारी शादी को जो है सबने एक इजाजत दी है, सहमति दी है हमारी शादी के लिए, कोई ऐसी चीज नहीं, यानी कि उसने जवाब बना के दिया। इधर याचिकाकर्ता पति ने धीरे धीरे अपनी बात को कम कर दी। अब उसका कहना कि पति ने क्या किया, धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट कर दिया। मुलाकात के बाद में प्रतिवादी के घर आना बंद कर दिया, यानी कि जो लड़की थी उसके मायके पे आना बंद कर दिया। 1995 में प्रतिवादी अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल गई, जहां याचिकाकर्ता उसके माता पिता उसने मिलने, यानी कि अब लड़की जो है बच्चे को लेकर भी उससे मिलने गई अपने पति से, पर पति के माँ बाप ने मिलने से इनकार कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं है। मैं कहा था ना, ये आपके केस से 95% मैच होता मिलेगा। आपको ये लग रहा होगा यार ये तो मेरी स्टोरी चल रही है, और ये केस मैं पहली बार शायद पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी लगा कि ये चीज आप लोगों को बतानी चाहिए, खासकर जो बच्चा अब नई नई लव मैरिज करना चाहता है। खैर वो इस क्या पता ऐसी वीडियो देखे या ना देखे, तो ये लव मैरिज का केस था। मैं लव मैरिज को बुरा नहीं बता रहा हूँ, पर ये जो चीजें है ना, देखो ये एक ऐसी लिखी हुई किताब इस जजमेंट के थ्रू हमको मिली है जिससे हमको पता लग जाता है कि शादी से स्टार्टिंग से लेके और एंड तक लाइफ में क्या चलता है। यानी वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू खाया वो पछताया, ना खाया वही पछताया। तो जिसने अभी तक नहीं खाया वो मैच कर सकता है कि सच में सबकी लाइफ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ की लाइफ बिल्कुल सेम ऐसे ही चलती है जी, ठीक है। यानी कि कुछ टाइम के बाद मन मुटाव होना, माँ बाप से नाराजगी होना, आना जाना, पति का पत्नी से दूर होना, दूसरे के साथ मैच होना, ये चीजें नॉर्मल है, ठीक है। वह अपने कार्यस्थल पर गई, उसने अनुरोध किया कि, और वो पत्नी जो थी उसके ऑफिस में भी गई कि भाई मेरे को अपने साथ रख लो। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ रहने से इनकार कर दिया। भाई जो मेरा पति उसने मना कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, और फिर प्रतिवादी भोजन के बिना भूखा मर रहा था। यानी कि जो लड़की थी वो बोले हम खाएंगे कमाएंगे क्या, जब तो हमको साथ ही नहीं रखेगा तो हम किसके भरोसे हैं, और बुनियादी जरूरतों के अभाव में पीड़ित था। तो वह ये पल्लावम में अपने भाई के घर चली गई, उसने कंपनी में नौकरी पाने कामयाब रही। उसी कंपनी में नौकरी की जहां पे उसका पति कंपनी में नौकरी कर रहा था। फिर वहां पे भी उसने जब मिलता था पति तो उससे बातचीत की कि भाई साहब तो क्या कहेगी, पति जी, पति देव जी रख लो, हमको साथ रख लो, ऐसा देखो ये जजमेंट बता रही है, ठीक है। पूछताछ के बाद फिर उसने दोबारा शिकायत दर्ज करवा दी लड़की ने, भाई जब साथ रख ही नहीं रहा। तो पूछताछ के बाद उन दोनों पक्षों को एक साथ रहने के लिए समझौता कर लिया। हालांकि याचिकाकर्ता ने थोड़े समय में उसे वापस लेने का वादा किया था, यानी कि थोड़े दिन तो फिर साथ रहे, फिर वो मनमुटाव फिर हो गया, लेकिन उसके अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए कानूनी सेवा प्राधिकरण की मदद से उन्होंने 1998 के एमसी ये चेन्नई के परिवार न्यायालय समझ में गया था, जिसमें बच्चे जो हुआ जिसकी उम्र 3.5 साल थी, भरण पोषण के लिए। अब लड़की ने दोबारा फिर क्या किया, मेंटेनेंस का केस लगा दिया, अभी पति नहीं रख रखा था फिर मेंटेनेंस दो। मैं डायरेक्ट है ना आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। फिर ये था, फिर वही था कि जब इनका कोर्ट में केस चला तो फिर पति ने क्या लगा दिया था, तलाक के लिए लगा दिया था, जिसे मूल याचिका को खारिज करने की प्रार्थना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सामग्री के बाद में रिकॉर्ड पर विद्यमान पारिवारिक न्यायालय के यानी कि जो फैमिली कोर्ट न्यायाधीश ने विचार कर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया, और विचार करके क्या किया था, वो जो तलाक की जो लगाई गई थी, देखो याचिकाकर्ता ने तलाक के लिए कोई मामला नहीं बनाया है और उसने बिना किसी वेद कांड के अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो कोर्ट ने फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो लड़के ने जो डिवोर्स केस लगाया है उसने खुद अपनी पत्नी को छोड़ा है, पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा है। तो ये डिसीजन लेते उसने क्या कर दिया, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था फैमिली कोर्ट में। अब दोबारा पति ने फिर हाई कोर्ट में लगाया। अब मैं डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट लेके चलता हूँ, और जिसको पूरा केस पढ़ना है ना वो भैया अपना स्टार्टिंग से मैं जजमेंट दे दूंगा, कैसे मिलेगा आप अपना करंट वेब डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे इधर कोने पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करते आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आपको जजमेंट आपको मिल जाएगा। और करुता वाली लाइन में आपको दिखाने वाला हूं कहां पे लिख रखी है कोर्ट ने। याचिकाकर्ता ने गवाही दी कि प्रतिवादी ने झूठा बयान दिया है। शिकायत इस प्रकार मानो याचिकाकर्ता ने दहेज की मांग की हो। प्रतिवादी उक्त कृत्य की श्रेणी में आता है, यानी कि जो लड़की ने जो ऊपर जो ये देखो इस लाइन में ये डोगरी के लिए लगाया था उसने कि भाई मेरे से दहेज मांगा जा रहा है, मेरे को तंग किया जा रहा है। तो पति ने उसका लगाया कि इसने मेरे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई है दहेज की, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और मेरे ऊपर झूठा आरोप था। हालांकि याचिकाकर्ता ने तो शिकायत के प्रति प्रस्तुति की है और न ही वुमेन पुलिस स्टेशन की शिकायत भेजने के लिए कोई कदम उठाया। दूसरे प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में यह दर्शाया है कि 1995 मई में
वह अपने नाबालिग बच्चे के साथ याचिकाकर्ता के घर गई, लेकिन याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने वापस लेने से इनकार कर दिया और उन्हें याचिकाकर्ता से मिलने में नहीं दिया। यानी कि याचिकाकर्ता गया था उनको लेने के लिए, पर वो बहन जी आई नहीं, बहन जी नहीं, उसकी वाइफ आई नहीं। खैर मेरी बहन जी होगी, ठीक है। इसके अलावा मई 1996 में मैंने प्रतिवादी ने ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन कांचीपुरम के संपर्क किया, अपनी सारी पीड़ा बताते हुए याचिका प्रस्तुत की और पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को बुलाया, यानी कि पति को बुलाया, और याचिकाकर्ता भी पुलिस स्टेशन आई और सहमत हुई और लेने का आश्वासन दिया कि कुछ ही समय प्रतिवादी और उसका नाबालिग बच्चा उसके वापस आ गए थे। हालांकि वह अपनी बात पर कायम नहीं रहे। इस न्यायालय का यह मानना है कि सबूत के अभाव में प्रतिवादी ने दहेज की झूठी मांग की शिकायत दर्ज की है। देख लो भाई, प्रतिवादी यानी कि लड़की ने दहेज की झूठे मांग की शिकायत दर्ज की है। केवल वुमेन पुलिस स्टेशन के समक्ष शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं होगी भाई। मैं इसको वो कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। देखो कहां गया, क्रूरता नहीं होगी। सिर्फ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाना क्रूरता नहीं माना जाएगा। और याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका, यानी कि पति यह साबित नहीं कर सका कि प्रतिवादी ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की है। प्रतिवादी को अपने साक्ष्य में कहा गया कि केवल याचिकाकर्ता के साथ रहने के इरादे से उसने क्या किया है, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। यानी कि लड़की की जो इंटेंशन है ना केस दर्ज करवाने की, झूठे दहेज की मांग करने की जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसका कारण है कि ये दबाव में आके पति इसको अपने साथ में रख ले। यानी कि पत्नी ने जो किया वो गुड फेथ में किया, ऐसा कोर्ट का मानना है, ठीक है। यानी कि पत्नी की इंटेंशन ऐसी नहीं कि इसकी जेल हो जाए, पत्नी की इंटेंशन ये है कि अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रख ले, यानी कि गुड फेथ में किया है। इसलिए न्यायालय प्रतिवादी को कृत्य में कोई दोष नहीं पाता है। इसलिए कोर्ट उसको इस बात के लिए, यानी कि झूठी शिकायत करने के लिए कोई दोषी नहीं पाता है। और झूठी शिकायत के लिए 182 लगता है, या फिर अगर पति वो लेना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है, तो उसकी एप्लीकेशन लगती है। और फिर क्या किया था, इस केस को खारिज कर दिया था कोर्ट ने। मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। कहाँ गया, अरे ये आ गया, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, नियमता नहीं मिली और इस कोर्ट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, मूल याचिका को खारिज कर दिया, ठीक है। तो ये केस था भाई। यानी कि अगर कोई लड़की दहेज केस करवाती है अपने पति के साथ रहने के लिए, तो उसको भी गुड फेथ में कोर्ट ने माना है, इसलिए उसको क्रूरता नहीं माना जाता है और ना ही उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, पति उसके खिलाफ में कोई झूठा केस का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। तो ये कुछ जजमेंट आई थी और मैं केस भी आपको दिख गया होगा। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। ये केस आपके केस से कितना मेल खाता है आप मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। किसी और टॉपिक पे अगर आपको कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू माय डियर।